চালানোর জন্য এই অসুবিধ জোট তৈরি করেছিলেন। আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। তাই একদিকে এই জোট, অন্যদিকে দুর্নীতিতে নিমজ্জিত তৃণমূল কংগ্রেস, যারা এই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে জামা কাপড়ের মতো দল পরিবর্তন করে বাংলার রাজনীতিকে কলুষিত করেছেন। যেভাবে আজ কংগ্রেস, কালকে তৃণমূল কংগ্রেস, আবার পরের দিন কংগ্রেসের দলের মধ্যে ফিরে এসে প্রার্থী পদ পাচ্ছেন, নির্বাচন লড়ছেন, এ রাজনীতি বাংলার কালচার ছিল না। তাই বাংলার কৃষ্টি, বাংলার সংস্কৃতিকে ফিরিয়ে আনতে আসলে 21 এপ্রিল ভারতীয় জনতা পার্টিকে এই চৌরঙ্গি কেন্দ্রে 2 নম্বর বোতাম টিপে একবার কাজ করার সুযোগ দিন, পাশে থাকার সুযোগ দিন। এই বলে আপনাদের প্রত্যেককে নমস্কার জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করলাম। বিজেপি জিন্দাবাদ, ভারত মাতার জয় হোক। এবার আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আপনাদের বহু প্রতীক্ষিত ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় শ্রী রাজনাথ সিং মহাশয়। चलो बाद में दे देंगे। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং মহাশয়কে ফুলের স্তবক দিয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন প্রার্থী রিতেশ তেওয়ারি মহাশয়। इस विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी प्रिय श्री रितेश तिवारी और बहनों भाइयों, मैंने प्रिय इसलिए कहा, डियर इसलिए कहा कि रितेश को मैं केवल 1-2 साल से नहीं जानता हूं, रितेश को मैं वर्षों से जानता हूं। और रितेश एक ऐसा नौजवान है जो समर्पित भाव से जनता की सेवा करने की कला जानता है, इसलिए मैंने उसे कहा है प्रिय रितेश तिवारी। प्रदेश के महामंत्री श्री शिवाजी सरकार, जिला महामंत्री श्री राजेश राणा, जिला मंत्री श्रीमती श्वेता सिन्हा, मंडल अध्यक्ष राम प्रवेश सिंह, यूथ विंग के अध्यक्ष श्री कुशल पांडे, श्री गौतम दास, यहां उपस्थित दास गुप्ता में कोई फर्क नहीं है, जो हो जाए सब ठीक है। यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, हर 5 वर्ष पर चुनाव होते हैं, कभी लोकसभा चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, कभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के चुनाव। वैसे हमारी पार्टी की इच्छा है और प्रधानमंत्री जी और हम और कई हमारे अन्य सहयोगी जब साथ बैठे थे तो यही विचार हम लोग कर रहे थे कि अच्छा होता कि हर साल जनता को चुनाव में जाना पड़ता है, किसी न किसी चुनाव में। बेहतर होता कि लोकसभा से लेकर नीचे तक चुनाव सभी एक साथ हो जाते और फिर 5 साल के बाद चुनाव। वैसे हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, क्या हो सकता है, क्या सिस्टम बन सकता है, इसके बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं। जहां तक पश्चिम बंगाल इस राज्य का चुनाव का प्रश्न है, 34 वर्षों तक 34 ईयर्स आप लोगों ने वामफ्रंट की सरकार देखी है। 5 साल पहले तृणमूल कांग्रेस एक परिवर्तन का नारा लेकर जनता के बीच आई और उसने कहा कि 34 वर्षों के वामफ्रंट के कुशासन को उखाड़ फेंको और तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनाओ, हम परिवर्तन लाएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या जो परिवर्तन का नारा तृणमूल कांग्रेस ने दिया है, उस वादे को उन्होंने पूरा किया है या नहीं किया है? क्या आपको परिवर्तन की कोई रोशनी इस पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है? मैं तो ऐसा देखता हूं पश्चिम बंगाल में कि वामफ्रंट के शासनकाल में जो काली अंधेरी रात थी, वह काली अंधेरी रात कहीं और घनी हो गई है।
सूरज की किरण नहीं दिखाई दे रही। आज पश्चिम बंगाल की जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। नारा दिया था परिवर्तन का, कुछ नहीं हुआ। बहनों भाइयों, इस हिंदुस्तान में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों को आपने देखा है। मैं उदाहरण बहुत अधिक नहीं दूंगा आपके सामने, कुछ ही उदाहरण दूंगा। आजादी हासिल होने के बाद आपने कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक इस देश में देखी है। बीच में 6 वर्षों तक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी आप लोगों ने सरकार देखी है। अब 2 वर्ष से मोदी जी के नेतृत्व में 2 वर्ष पूरा होने वाला है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार देख रहे हैं। ईमानदारी से अपने कलेजे पर हाथ रखकर जवाब दीजिएगा, क्या यह सच नहीं है? हर राजनीतिक पार्टी के शासनकाल में उनके मंत्रियों के ऊपर, प्रधानमंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे होंगे, लेकिन आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी जी की शासनकाल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप कोई नासवाल नहीं लगा। और इस हकीकत को हमें समझना चाहिए। हुकूमत जो चलती है और हुकूमत चलने से जो देश बनता है, यानी देश का विकास होता है, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। 3 चीज चाहिए: विजन, इंटेंशन और कन्विक्शन। यानी एक दृष्टि चाहिए कैसा विकास होना चाहिए, नीयत चाहिए विकास करने की, और कन्विक्शन यानी संकल्प चाहिए विकास करने का। मैं समझता हूं 3 चीज यदि हो तो किसी राज्य का और किसी देश का विकास हो सकता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी। मैं कांग्रेस के दोस्तों से भी पूछना चाहता हूं और वामफ्रंट के भी दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि इस राज्य की जनता आपसे इस सवाल का जवाब चाहती है कि आपने क्या किया। हमारा भी कोई हिसाब ले ले, हम लोगों ने भी सरकार चलाई है, अपना भी हिसाब तो दे दे। क्या यह सच नहीं है? आपने बराबर पश्चिमी बंगाल की जनता को गरीब बनाकर रखने की कोशिश की है, मजदूर बना के रखने की कोशिश की है, ताकि जब भी चुनाव आए तो या तो इनकी जुबान बंद करके अथवा इनकी नीयत और ईमान को चंद चांदी के टुकड़ों पर खरीद कर हम बराबर यहां सरकार बनाते हैं। क्या ये सच नहीं है? बहनों भाइयों, ये कोई छोटा अपराध नहीं है। मैं सारे इंटेलेक्चुअल से भी मैं कहना चाहता हूं, इसके बारे में सोचिए। हम इंसान हैं, परमात्मा ने हमको मनुष्य बनाकर इस धरती पर पैदा किया है। क्या हम जिस समाज के अंग हैं, हम जिस समाज के नागरिक हैं, इस राष्ट्र के नागरिक हैं, क्या हम उसके साथ भी इंसाफ नहीं कर सकते? केवल सरकार बनाना और सरकार चलाना राजनीतिक पार्टियों का एक ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए बहनों भाइयों। और मैं कहना चाहता हूं, हम राजनीति यदि करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। जब इस सोच के साथ राजनीति की जाएगी तभी समाज का कल्याण हो सकता है और देश का विकास हो सकता है। वही दूसरा रास्ता ही नहीं बचा है। आजादी पढ़े लिखे लोग भी यहां बड़ी संख्या में हैं। मुझे मालूम हुआ कि हाई कोर्ट भी यहीं पर है, अन्य भी बहुत इंपॉर्टेंट, और विधानसभा भी यही है। सचिवालय भी यहीं पर है। इंटेलेक्चुअल्स होंगे ही होंगे, लेकिन यह कलकत्ता जब आजादी हासिल हुई थी तो हिंदुस्तान के जो कुछ 5 रिच एरियाज, स्टेट्स जो माने जाते थे, उनमें यह वेस्ट बंगाल भी था, ऊपर वालों में। आज क्या हो गई हालत बंगाल की?
क्या भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है? बनाया होगा तो कांग्रेस ने इसकी हालत खराब की होगी, या तो वाम फ्रंट ने किया होगा या तो टीएमसी ने किया होगा। बीजेपी ने तो नहीं किया ना, कि किया है? हमने शासन नहीं किया, हमको अवसर नहीं मिला। तो हम तो आज यही कहने आए हैं कि पश्चिमी बंगाल में आपने सबको देखा बार बार, हमको देखो केवल एक बार। यही नहीं, ये हमारी गुस्ताखी तो है नहीं, हमारी कोई गलती तो है नहीं, इतना तो हम कह सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस, वामफ्रंट और टीएमसी के नेताओं से, क्या कारण है जूट उद्योग के मामले में इस कलकत्ता की एक शोहरत केवल हिंदुस्तान में ही नहीं थी बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी थी? क्यों यह कलकत्ता की शोहरत लुट गई? किसने लूटा? क्या कलकत्ता में रहने वाले लोगों को इसका जवाब हासिल करने का अधिकार नहीं है? जूट उद्योग बंद हो गए, चाय उद्योग बंद हो गए। बहनों भाइयों, मैं भी 3 बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंग्स करके आ रहा हूं, बहुत हालत खराब है। गरीबों की जमा आप देखी है, नंगे बदन के लोगों को देखा है, और जिस पश्चिमी बंगाल ने सारे हिंदुस्तान का नेतृत्व किया है, एक से एक महापुरुष जिसने पैदा किया, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ जी टैगोर, सब राष्ट्रीयता का संदेश, राष्ट्रवाद की ज्वाला इन्होंने प्रज्वलित की होगी अपने जिस्म का पसीना बहाकर, अपने जिस्म का खून देकर। आज उस कलकत्ता की हाल है, और उस कलकत्ता में बीजेपी नहीं जीतेगी, वामफ्रंट जीतेगी, टीएमसी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अपराध है? यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ जी टैगोर, महर्षि अरविंद ऐसी विभूतियां जिस धरती पर पैदा हुई हो, जिसने भारत को ही नहीं विश्व का मार्गदर्शन किया हो, यहां पर कोई विज्ञान का छात्र है, फिजिक्स का, या कोई यहां पर है कोई पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति है यहां पर कोई? मैं बताता हूं, बड़े से बड़े फार्मूले, और एक व्यक्ति ऐसे ही हाइजेनबर्ग, उन्होंने कहा कि हमने जो फार्मूला दिया है, जो सूत्र दिया है, जब मैं रविंद्रनाथ टैगोर के साथ कलकत्ता में बैठकर वेदांत पर चर्चा कर रहा था, तब हमको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट प्राप्त हुआ था कि दूसरे वैज्ञानिक ने कहा, दुनिया के दूसरे देश के रहने वाले, वह कलकत्ता क्या हो गया है? मैं अभी जो पब्लिक मीटिंग हो रही थी, उसमें लोगों ने कहा, साहब क्यों इतना कर दीजिए कि हमको मारे न, हमको डराएं न, हमारी हत्या न करें, हम वोट अब मन से यदि डालना हो तो बीजेपी को पश्चिम बंगाल में जीतने से कोई ताकत नहीं है। क्या हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने राजधर्म का पालन कर रहे हो? क्या यही राजधर्म है? जिसके राज में जनता दहशत में जिंदगी जीती हो। एक आदमी फटा पुराना कपड़ा पहने मंच पर चढ़ाया, उसने लिख कर दिया कि साहब केवल हम लोगों से जबरदस्ती न हो, कुछ ऐसा कर दीजिए, आप स्वराष्ट्र मंत्री हैं, गृह मंत्री। यही राजनीति है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
एक भी निर्दोष निरपराध व्यक्ति पर यदि हाथ उठाने की जरूरत करेगा उसे हम निकाल पार्टी से बाहर करेंगे। हिंसा का हमारी पार्टी में कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं। कलकत्ता में, मुंबई में, और ये मैं जाकर पूरे पश्चिम बंगाल में पूछ रहा था, इंडस्ट्री आपके यहां है कि नहीं, उद्योग चल रहा है कि नहीं, कुछ हो रहा है कि नहीं। तो लोगों ने कहा कि साहब कुछ नहीं हो रहा है। अभी भाटपाड़ा, कौन सा क्षेत्र था, क्या मैं गया था सुभाष जी, भाटपाड़ा आज जूट की मिलें हैं, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं कि तो हमारी सारी मिलें बंद हो रही हैं, हम बेकार हो गए, बचा लीजिए, सारे उद्योग बंद हो रहे हैं। मैंने पूछा कोई उद्योग चल रहा है, तो लोगों ने कहा था कोई उद्योग नहीं चल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा यहां पर बम उद्योग चल रहा है, बम उद्योग चल रहा है, लोगों का चल रहा है। तो मैंने भाइयों गृह मंत्री होने के नाते मैंने कहा एक बार सत्ता बदल दो पश्चिम बंगाल की, मैं आपको यकीन दिलाता हूं या तो बम होगा या तो हम होंगे, दोनों साथ नहीं चल रहे, दोनों साथ नहीं। गुंडागर्दी, दहशत, पॉलिटिकल वायलेंस, इसके साये में गरीब जिस्म का पसीना बहाने वाला अपनी जिंदगी की है, नहीं चलेगा। आप विचार करिए, सोचिए, क्या नौजवान होंगे, कम पढ़े लिखे नौजवान होंगे, ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान होंगे, उनके हाथों को जो एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार मिलना चाहिए वो नहीं मिला होगा। क्यों नहीं लोगों ने सोचा? हमारी सरकार ने आते ही हमारे प्रधानमंत्री ने बैठकर कम से कम काम तो प्रारंभ किया, स्किल इंडिया, कौशल विकास का कार्यक्रम सारे हिंदुस्तान में आप देखिएगा, जाल बिछा देंगे हम लोगों ने, काम शुरू हो गया है। हम अनपढ़, कम इलिटरेट नौजवान के अंदर भी स्किल डेवलप करेंगे। जो लूला लंगड़ा जिसे दिव्यांग कहते हैं, उसके अंदर भी हम स्किल डेवलप करेंगे ताकि भारत को एक महान भारत बनाने में वाली अपना योगदान करेंगे। उसके अंदर काम शुरू कर दिया है। मुद्रा बैंक योजना के अंतर्गत इसी कलकत्ता नहीं पूरे पश्चिम बंगाल में, आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, शायद आपको अलग अलग ना मालूम हो, 4,063 करोड़ अनएम्प्लॉयड यूथ, बेरोजगार नौजवानों को मुद्रा बैंक योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में कर्ज मिल चुका है हमारी सरकार आने के। 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख जो लेना चाहे, एक सीमा है उसकी। और हम लोगों ने कहा है कि बेरोजगार नौजवान यदि मुद्रा बैंक योजना के अंतर्गत कर्ज लेता है तो उसे कोलेटरल सिक्योरिटी अथवा अपनी संपत्ति मॉर्गेज बैंक को नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि उसके कर्ज की गारंटी यदि कोई लेगा तो भारत सरकार लेगी, उसे कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं। तो मैं यहां की सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या इस काम को आप पहले नहीं कर सकते थे? बहनों भाइयों, 10 वर्षों में चित्र बदल देंगे। हम झूठ नहीं बोलेंगे और जिंदगी में कभी झूठ बोलकर राजनीति नहीं की है। मैं तो अपने प्रेस के दोस्तों से भी कहता हूं, यहां पर भी हूं, मेरी बात यदि कोई गलत हो तो आप चला दीजिएगा कि राजनाथ सिंह झूठ बोलकर गए। हमसे यदि अनजाने में भी गलती हो गई होगी तो हम क्षमा मांग लेंगे, क्योंकि जिंदगी में भी हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। मेरे बहनों भाइयों, हम गुमराह करके राजनीति नहीं करना चाहिए। चित्र बदलिए। कई फैसले हम लोगों ने किए, बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी जहां तक सवाल है, किसी को प्रताड़ित करने की हमारी कोई योजना नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि बांग्लादेश के लोग बांग्लादेश में रहें, भारत के लोग भारत में रहें। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश के साथ हमारे दोस्ताना रिश्ते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, रिश्ते कायम रहेंगे। लेकिन बांग्लादेश के लोग भारत के ऊपर बोझ न बने, जनसंख्या का बोझ यहां नहीं बढ़ना चाहिए और भारत का भी बांग्लादेश में नहीं बढ़ना चाहिए। दोनों देशों को सावधानी बरतनी चाहिए।
लेकिन हम लोगों ने भी यह तय किया है कि दिसंबर 2014 तक जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहां से माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक जो प्रताड़ित होकर यहां आए हैं दिसंबर 2014 तक, हम सबकी एंट्री को और स्टे को पूरी तरह से हमने रेगुलराइज कर दिया है उसको, कि वो यहां रहेंगे और जो लेना चाहेंगे, वो जमीन लेना चाहें, नौकरी करना चाहें, कर्ज कर लेना चाहें, वो कर सकते हैं। क्या है, हम लोग की कोशिश यही है कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बॉर्डर को भी जरा हम सीमित करें, इसको सील करें, बांधें, ताकि जो फेक करेंसी होती है उसका भी आना जाना न हो, ड्रग्स इधर उधर जो आती जाती है ना है, काऊ स्मगलिंग जो होती है वह सब रुकेगी। यह सब रोकने की कोशिश हो रही है। मैं बहुत लंबा भाषण नहीं करूंगा, लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं। मैंने अखबारों में कई बार पढ़ा कि यहां की सरकार यह कहती है कि हमने इन्वेस्टमेंट समिट की है, यानी यहां पर निवेश करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक सारे देश के मारे जाने के जो लोग हैं उनकी एक यहां पर मीटिंग हुई थी, और उसके बाद एक स्टेटमेंट भी आया था कि शायद 80,000 करोड़ या मोर देन 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट पश्चिम बंगाल में आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई इन्वेस्टमेंट आपको दिखाई दे रहा है? कोई इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन आज मेरे बहनों भाइयों, आप सीना ठोक कर कह सकते हो, भारत की अर्थव्यवस्था, इस देश की अर्थव्यवस्था पर सारी दुनिया का ऐसा विश्वास बढ़ा है, ऐसा विश्वास बढ़ा है कि लोगों ने मान लिया है कि दुनिया के किसी देश में भी इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है, तो उस देश का नाम है भारत, जिस भारत के आप नागरिकों से मांगे। यह इज्जत बड़ी है। हमारा विरोधी भी कोई नेता होगा स्वीकार करेगा इस सच्चाई को कि भारत का मस्तक दुनिया में किसी सरकार ने ऊंचा किया है तो हमारी सरकार ने ऊंचा किया है। आज दुनिया का कोई देश भारत को छोड़कर वैश्विक संदर्भों में, ग्लोबल कंटेक्स्ट में नहीं सोच सकता। हैसियत है 2 साल के अंदर। और तो जहां तक ये कलकत्ते का सवाल है, हमको बता रहे थे लोग कि इस क्षेत्र की भी कोई बस्तियां हैं, इनका विकास ही नहीं हुआ है। कुछ हुआ है यहां की बस्तियों का विकास? नहीं हुआ। अब 20,000 लोगों को पीने का पानी है नहीं। बाप रे बाप, पानी पीने का भी नहीं, शहर में भी नहीं। अरे सांसद विधायक तो होंगे ही, सरकार भी है। बहनों भाइयों, कुछ करिए आप लोग, करिए। मैं ज्यादा भाषण नहीं करूंगा, बदल दीजिए, सोचिए। मैं तो बस इसलिए आया हूं कि आप कुछ सोचिए, होगा कुछ। और एक जानकारी है कि कलकत्ता में आया हूं तो निश्चित रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की वेड़ियों को काटने के लिए ही इस देश के नौजवानों का आह्वान करते हुए कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। क्या हुआ नेताजी का, इसके बारे में किसी ने चिंता नहीं, किसी ने चिंता नहीं। अपनी सरकार आते ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जितने भी फाइल नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, उन सारे फाइलों को हम डिक्लासिफाई करेंगे, उनको हम खिलाफ खुलासा करेंगे। बहनों भाइयों, आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, बहुत सारी फाइलें या तो नष्ट कर दी गई हैं या तो गायब हो गई। क्या यह छोटा अपराध नहीं है? क्या यह छोटा अपराध है? इतने बड़े शख्सियत से संबंधित फाइलें आज नहीं मिल रही हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं, देश की जनता आपसे इस रहस्य के संबंध में कुछ जानना चाहती है कि रहस्य है क्या, क्यों आपने ऐसा।
क्यों ऐसा हुआ, कहां गई वो भाई, इसका खुलासा होना चाहिए। धीरे धीरे हम लोग सब करेंगे, लेकिन अब वहां आप लोगों ने सरकार बना दी है, दिल्ली में कुर्ता आप लोगों ने पहना दिया है, अब पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनाकर पायजामा धोती भी पहना दीजिए, उसके बाद सब काम हो जाए। सारी चीजें ठीक होंगी। और तो सब ठीक ठाक है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं, हाँ? कुछ ठीक नहीं, चाकरी नहीं, ठीक है, लेकिन ठीक करिए, ठीक करिए, नहीं है यहाँ पर, ठीक करिए। मैं गांव में पूछ रहा था कि आप लोगों को कुछ दवा ववा मिलती है हॉस्पिटल में, कहे नहीं साहब, है ही नहीं, डॉक्टर ही नहीं आते, दवा कहां से मिलेगी। तो मैंने कहा दवा तो होगी, कहे साहब दवा भी नहीं दिखाई देती। तो मैंने कहा आपको दवाई मिलती ही नहीं, दवा मिलती ही नहीं, तो कहा साहब दवा मिलती ही नहीं, हमको दूर दराज कहीं जाना पड़ता है, कोई प्राइवेट डॉक्टर मिल जाता है तो हम दवा कराते हैं। तो मैंने कहा मान लिया कि आपके यहां दवा नहीं मिलती है, लेकिन शराब मिलती है कि नहीं, कहां से मिलती है। मैं कहा क्या ऐसे ही राज्य चलना चाहिए। तो मेरे भाइयों, बहुत ही तेज तराके के नौजवान भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझकर मैदान में उतारा है, इसलिए मैं आप लोगों से यही अपील करने आया हूं। अब इधर उधर मत सोचिए, कुछ ही दिनों का समय है, 2-3 दिन का, 2 दिन का लास्ट डे है, कल अंतिम दिन है, लग जाइए और इस नौजवान को चुनाकर आप पश्चिम बंगाल की विधानसभा में भेजिए। मैं इतना यकीन दिलाता हूं कि आपकी समस्याओं को विधानसभा में प्रभावी तरीके से आवाज देने का काम यदि कोई